नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण से रिलेटिव आज ही हमारा एक नया चैप्टर है। अब तक हमने पिछले 4 वीडियो के माध्यम से पहले प्रकरण यानी संधि प्रकरण को समझा था, जहां हमने संधि और खासकर विसर्ग संधि जो कि अपने इस साल कोर्स में है, तो विसर्ग संधि के चारों भेदों को बहुत अच्छे से पिछले चारों वीडियोज में समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपकी संधि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समास को, और समास इस वर्ष जो कि 60% सिलेबस रखा गया है उसके अनुसार केवल और केवल अपने कोर्स में अव्ययी भाव समास है। तो सिर्फ हम यहाँ पर अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम सामान्य परिचय देखेंगे और समास कहते किसे हैं, कितने भेद होते हैं, और अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि मित्रों, व्याकरण में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जी हाँ मित्रों, 10वीं क्लास में व्याकरण में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे यदि आपने सभी वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो किया है, रेगुलर देखा है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य किया करें। तो देखिए, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं समास की। तो समास की व्युत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए, समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है। सम प्लस अस प्लस घय, इन तीनों से मिलकर बनता है समास। मित्रों, सम प्लस अस प्लस घय से मिलकर समास बना है। घय में घय की संज्ञा हो जाती है और य की संज्ञा हो जाती है, इसमें ए बचता है। तो इस तरह से ये रूप जो बनता है समास। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा जो इसकी है वो है सम सनम समास है। सम सनम समास है, या इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो वो है संक्षिप्तीकरणम समास है। तो मित्रों, दोनों को मैं बता देता हूँ क्या है ये। सम सनम समास है। सम माने होता है साथ में, असनम सम माने साथ में, असनम यानी रखना, साथ में रखना ही क्या है, समास। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ रखना क्या कहलाता है, समास। दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ रखना ही समास होता है। दूसरी परिभाषा है संक्षिप्तीकरण समास है। संक्षिप्तीकरण करना ही समास है, यानी संक्षिप्त करना ही समास है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करना, यानी उनको एक कर देना, मिला देना ही क्या कहलाता है, समास। मित्रों, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके संदर्भ में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बात को शॉर्ट रूप में कह देने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। एक बड़ी बात को अगर हम उसको शॉर्ट में कहें तो उसे ही हम क्या कहेंगे, समास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी बात को ऐसे कहें कि जिसके 10 शीश हैं, ऐसे दुष्ट ने, राक्षस ने या सीता माँ का हरण किया। अगर इसी बात को शॉर्ट में कहें तो दशानन, जिसके 10 शीश हैं, इतनी बड़ी बात को के जगह एक ही शब्द यूज कर सकते हैं, दशानन। दशानन ने सीता का हरण किया। तो यहाँ पर देखिए, दशानन जो है वो एक 10 शीश हैं जिसके वह, इतने बड़े वाक्य के लिए एक ही शब्द आ गया, दशानन। तो यहाँ पर जो है वो समास हो गया है। अर्थात बड़ी बात के लिए एक छोटा रूप बना देना ही क्या है, समास। तो संक्षिप्तीकरण कर देना ही क्या होता है, समास होता है। तो आपको ध्यान रखना है, समास की परिभाषा होती है समसनम समास है और संक्षिप्तीकरणम समास है। वैसे आपसे परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो एक सामान्य परिचय के रूप में मैं इसको आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, इसके भेद की बात कर लेते हैं। तो आपने अभी तक जो हिंदी के तरह से आप समास के भेदों को देखते हैं, लेकिन मित्रों वास्तव में संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं। संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है केवल समास, दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास। केवल समास हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमने इसको पढ़ा नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। वास्तव में ये समास भी होता है, ठीक है। आगे हम चारों समासों को देख लेते हैं। तो बहुत से मित्रों के दिमाग में आ रहा है कि हमने कर्मधारय समास भी पढ़ा है और द्विगु समास भी पढ़ा है, लेकिन उनका जिक्र तो यहाँ हुआ ही नहीं। तो मित्रों, मैं बता देता हूँ कि देखिए, समास को पदों की प्रधानता की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये 4 भाग हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये ही समास के भेद होते हैं चारों, पदों की प्रधानता की दृष्टि से। पद क्या होते हैं, देखिए, पद जैसे 2 शब्द हैं, एक सीताया पति, तो इसमें इसका समास विग्रह होगा सीतापति, ठीक है। तो इसमें 2 पद हो गए, एक सीता और एक पति। तो पहला वाला जो पद है ये पूर्व पद कहलाता है, और जो बाद वाला पद है ये उत्तर पद कहलाता है।
तो आपको ध्यान रखना है पहला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद होता है। अब यहाँ पर देखिए पदों की प्रधानता की दृष्टि से इसके चार भेद कैसे हो जाते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है यानी पूर्व पद प्रधान होता है वो समास होता है अव्ययी भाव समास, जो कि अपने कोर्स में है इस साल। तो पूर्व पद प्रधान जिसमें होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो ये ध्यान रखना है अपन को, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। जिसका ना पहला पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका कोई अन्य पद ही प्रधान होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। और जिसके दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। तो मित्रों कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ इसको। देखिए एक वाक्य को हम ऐसे बोले कि इसका जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं कि मेरा घर नदी के समीप है, मेरा घर नदी के समीप है। अब यहाँ पर मित्रों अगर इसको संस्कृत में बात करें तो नदी के समीप के लिए आता है नद्या समीपम, ठीक है, नद्या समीपम यानी नदी के समीप। अब बात यह आती है कि मित्रों यहाँ पर प्रधान क्या है, नदी प्रधान है या नदी के समीप। मेरा घर कहाँ है, नदी में है या नदी के समीप है। तो यहाँ मेरा जो घर है नदी के समीप है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना इसका एक पद बनेगा, जो नद्या समीपम का बनता है उपनदी, समासिक पद जो बनता है वो बनता है उपनदी। अब इसमें प्रधान क्या है, उप प्रधान है या नदी। तो इस प्रकार पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास में होती है। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है। अब देखिए मित्रों बाद वाले पद की प्रधानता किस प्रकार से होती है। अब जैसे हम ये कहें कि सीताया पति, जैसे हम कहें कि सीतापति, सीतापति वनम अगच्छत यानी सीता का पति वन को गया, ठीक है। अब यहाँ पर सीतापति में प्रधान क्या है भाई, वन को कौन गया, सीता गई या पति गया। तो यहाँ पर जो इस वाक्य के अनुसार जो है वो वन को गया है कौन, सीता का पति। तो इसलिए प्रधान कौन सा हुआ, बाद वाला पद ने कि पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान नहीं है, बाद वाला पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। अब मित्रों देखिए उत्तर पद की प्रधानता है तत्पुरुष समास में, तो ऐसे ही कर्मधारय समास जो होता है वहाँ भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे हम कहें कि कृष्णय सर्पय यानी कृष्ण सर्पय हतय, कृष्ण सर्पय हतय यानी काला सर्प मर गया। तो यहाँ पर देखिए प्रधानता किसकी है, काला की या प्रधान सर्प की। तो यहाँ पर मरा कौन है, सर्प मरा है, तो प्रधान है सर्प न कि काला। तो इसलिए उत्तर पद प्रधान यहाँ पर किसमें है, कर्मधारय समास में भी है। और अगर बात करें कि द्विगु समास, तो द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास। एक बड़ा मैटर है, हमारे कोर्स में सिर्फ अव्ययी भाव समास है, तो हम सिर्फ यहाँ पर अव्ययी समास भाव समास की बात करेंगे। अच्छा अन्य पद प्रधान की हम बात कर लेते हैं एक बार, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जो है इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हम कहें कि दशानने हतय, तो दस आनन एक पूरा शब्द है दशानन, तो दशानने हतय दशानन मारा गया। अब यहाँ पर ना तो दस प्रधान है ना आनंद प्रधान है, यानी दस ना तो दस मरा है ना मुख मरा है। कौन मरा है, रावण मरा है, तो ना पहला पद भी प्रधान नहीं है और बाद वाला पद भी प्रधान नहीं है, तो कोई अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा हुआ, अव्ययी भाव समास। और हम ये कहें कि दोनों पद प्रधान हो वो समास होता है द्वंद्व समास। अब जैसे राम लक्ष्मणौ गतय, तो यहाँ राम लक्ष्मणौ गतय, राम और लक्ष्मण गए, वन को गए, वनम गतय है ना। तो यहाँ पर वन को कौन गए, राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं, दोनों प्रधान हैं, तो इसलिए यहाँ पर समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। तो ये एक सामान्य सा परिचय है पदों की प्रधानता की दृष्टि से समास के चार भेद हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे कोर्स में है अव्ययी भाव समास के विषय में। देखिए मित्रों ये है अव्ययी भाव समास, इसके बारे में कुछ सामान्य डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का नाम ही है अव्ययी भाव, यानी पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। तो पहला पद अव्यय होगा और वही क्या होगा, प्रधान होगा। अगली बात, समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, यानी जब आप समास विग्रह का समास बनाओगे, समास करोगे, तो वो पद आपको नपुंसकलिंग एक वचन में बनाना पड़ेगा।
अब नपुंसकलिंग बनाने के लिए आपको ये 2 नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से हैं वो देखिए। अब पहला जो नियम है वो ये है कि पद के अंत में यदि ए या आ है तो उसे हमें अम कर देना है। पद के अंत में ए या आ है तो उसे हमें अम कर देना है नपुंसकलिंग बनाने के लिए। और पद के अंत में अगर दीर्घ स्वर है तो उसे भी हमें लघु कर देना है। ध्यान रखना, पद के अंत में ए या आ है तो उसको अम, और दीर्घ स्वर है तो उसे लघु कर देंगे। एक बात और कि जब भी हम अव्ययी भाव समास का समस्त पद करते हैं, समास बनाते हैं, तो वहाँ समस्त पद में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नपुंसकलिंग एक वचन में विसर्ग नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे उदाहरणों से समझ लेते हैं कि नद्या समीपम, इसका जब समास बनाएंगे तो समीपम के लिए अव्यय आता है उप, तो उप आगे लगेगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय पहला पद होता है, तो उप आगे लगेगा। और इसमें मूल शब्द क्या है? नदी। नदी में बड़ा ई होता है, लेकिन ये अभी सही रूप नहीं है, उपनदी नहीं बनेगा। ये तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसको नपुंसकलिंग में बनाने के लिए जो अंतिम स्वर है इसको क्या करना पड़ेगा? ऋस्व। तो नदी का जो ई है इसको ऋस्व कर देंगे तो बनेगा उपनदी, तो ये सही है, उपनदी। ऐसे ही वनस्य समीपम, तो यहाँ पर उप आगे लगाएंगे और वन जो है उपवन बनता है, लेकिन नपुंसकलिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अम लगाना पड़ेगा, यानी इसमें ए है तो ए का हमको करना पड़ेगा अम, तो बनेगा उपवनम। आगे हम बात करें गुरु समीपम, तो यहाँ पर देखिए समीपम के लिए उप लगा दिया और गुरु के लिए गुरु, तो उपगुरु। तो उपगुरु का उपगुरु रहेगा, कोई विसर्ग वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह से ये एक सामान्य से नियम समझाया है। अब मित्रों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं अव्ययी भाव समास को कम्प्लीटली समझा दूंगा। उसके बाद आप को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में पूरा समास टॉपिक क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसको आसानी से समझ सकें और समास को पूरी अच्छे से समझ करके पूरे नंबर इसमें ले सकें। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।